नमस्कार। ज्योतिष बहुत गहराई का विषय है। बहुत अलग अलग सूत्रों द्वारा ग्रह के बल और फलित की गणना की जाती है। इसमें एक विधा है पुष्कर नवमांस। पुष्कर का अर्थ होता है पोषण करना। पुष्कर नवांश विशेष नवांश का 9वां भाग कैलकुलेट किया जाता है। मूल रूप से राशि चक्र का हिस्सा जहां ग्रह स्थित हो उसको अधिक शक्ति प्राप्त होती है। कुछ ग्रंथ ऐसा कहते हैं नवमांसों में लाभकारी प्रवृत्ति को बढ़ाने का एक बल होता है और योगों के हानिकारक जो सिस्टम है उसको कम करने की असाधारण क्षमता भी होती है। इनमें से कुछ नवमांसों के भीतर एक विशेष डिग्री है जो नेटिव के लाभ को बढ़ाने और बल को दिखाने में क्षमता रखती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नवमांश कुंडली में ग्रहों की ताकत को तय करना D9 चार्ट के द्वारा किसी जीवन के पहलू D1 चार्ट के अंदर दिखाए गए किसी भी योग और किसी भी प्रॉमिस को 9 गुना तक बढ़ा देने की शक्ति और मदद करने में सहायक होता है। नवमांस और पुष्कर नवमांस के अंदर जो गणना होती है उसको बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ हैं रवि पवार सर। मैं सर से निवेदन करूंगा इस गूढ़ विषय को किस तरह हम फलित ज्योतिष में ऐड कर सकते हैं। फलित ज्योतिष में इस कैलकुलेशन को ऐड करके हम अपनी प्रेडिक्शंस को कैसे धार दे सकते हैं, उन सब विषयों के ऊपर आज हमारे साथ आप चर्चा करें। सर, आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है। रवि पवार सर। सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से ज्योतिषी भी हैं। कुछ ऐसे भी लोग वीडियो देखते हैं जिनका ज्योतिष में बहुत रुचि है, इसलिए मैं इसको बहुत ही सरल माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम सभी ज़ोडिएक के बारे में जानते हैं कि ज़ोडिएक में 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह होते हैं। ज़ोडिएक में खास बात यह है कि जो राशियों की स्थिति है या राशियों की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। 30-30 डिग्री की एक राशि है और 12 राशियां 360 डिग्री के ज़ोडिएक में फिक्स्ड है। 0 डिग्री से 30 मिनट 30 डिग्री तक मेष राशि, उसके बाद वृषभ राशि। इस तरह की 12 राशियां ज़ोडिएक में अपना स्थान फिक्स रखती है। अब नक्षत्र पर आते हैं। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है और टोटल नक्षत्र 27 है, जो मेष राशि से मीन राशि तक स्थित है। मेष राशि में अश्विनी और भरणी नक्षत्र ही हो सकता है, पूर्वाषाढ़ा या विशाखा नक्षत्र नहीं हो सकता। मतलब नक्षत्र भी एक ज़ोडिएक की फिक्स्ड एंटिटी है। अब तीसरी चीज, जो ग्रह है ज़ोडिएक में, प्लैनेट है, वो गतिशील है, वो भ्रमण करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह जो हैं, सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करते हैं। आज ग्रह मेष राशि में है तो कुछ समय बाद वो वृषभ राशि में होगा, उसके कुछ समय बाद वो मिथुन राशि में होगा। इसी बेसिस पर महर्षि पाराशर ने ज्योतिष के फलित के नियम लिस्ट किए हैं, जिनमें हम ग्रहों का प्रभाव देखते हैं। इन सब को हम ज्योतिष में इस्तेमाल करेंगे और पुष्कर नवांश का या पुष्करांश की गणना करने में भी उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ महर्षि पाराशर ने कहा है कि हर राशि में जब कोई ग्रह एक पर्टिकुलर अंश पर पहुंचता है या किसी एक पर्टिकुलर डिग्री पर पहुंचता है तो वो अत्यधिक शुभ हो जाता है। जब वो ग्रह उस पर्टिकुलर अंश पे पहुंचता है तो उसे हम पुष्करांश के नाम से जानते हैं। इसी को हम पुष्कर भाग भी कहते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं, अलग अलग किताब ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मेष राशि में देखें तो जब कोई ग्रह 21 डिग्री पर पहुंचता है तो वो पुष्कर नवांश में होता है, यानी कि अत्यधिक शुभ हो जाता है। किस राशि में किस डिग्री पर जब कोई ग्रह पहुंचे और वो पुष्कर नवांश में हो, ये जानने के लिए हम राशियों को अलग अलग तत्व में
बांटते हैं। सबसे पहली राशि है अग्नि तत्व राशि। जब कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि में होता है और वो 21 डिग्री पर है तो वो पुष्करांश में है। अग्नि तत्व राशि का मतलब 159 का मतलब मेष राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि। जब कोई भी ग्रह 159 अग्नि तत्व राशि में होता है और 21 डिग्री पर है तो वो अत्यधिक शुभ है, अतः वह पुष्करांश या पुष्कर भाग में, वहां उसे शुक्र का नवांश मिलता है। इसी तरीके से जब कोई ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में होता है और 14 डिग्री पर होगा तो वो पुष्करांश में होगा, वहां पर भी उसे शुक्र का ही नवांश मिलता है। इसी तरह जब कोई ग्रह वायु तत्व राशि में होता है और 24 डिग्री पर है तो वो पुष्करांश में है या पुष्कर भाग में है, वहां पर भी उसे शुक्र का ही नवांश मिलता है। तो यहां से आप शुक्र की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। पर जब कोई ग्रह जल तत्व राशि में है और 7 डिग्री पर है तो उसे बुध का नवांश मिलता है। तो 12 पुष्करांश में से 9 शुक्र के हाथ लगे और 3 बुध के हाथ लगे। अब पुष्कर नवांश की बात करते हैं। पुष्कर नवांश को जान लेने के लिए सबसे पहले हम नवांश की इंपॉर्टेंस को समझें। नवांश की इंपॉर्टेंस क्या है? नवांश की इंपॉर्टेंस महर्षि पराशर ने कहा है कि जब भी किसी ग्रह का बल देखना है तो नवांश में देखें। उसके लिए उन्होंने एक कारण भी दिया कि षड्वर्ग में जो विक्षोभक बल है 20 यूनिट का, वो 6 वर्गों को दिया है। उन 6 वर्ग में से जन्म कुंडली को 6 पॉइंट दिए हैं और नवांश कुंडली को 5, यानी कि 20 में से 5 नवांश कुंडली को लगभग 25%। इसीलिए नवांश को देखना अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं रिसर्च में था और राव साहब हमारी रिसर्च लिया करते थे तो राव साहब ने 2000 में लगभग एक क्लास में कहा कि नवांश के बिना होरोस्कोप लंगड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश को लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपका ज्योतिषीय विश्लेषण गलत होगा। अब मैं पुष्कर नवांश में आता हूं। पुष्कर नवांश में भी इसी टेबल को हम शेयर करेंगे। जब कोई ग्रह अग्नि तत्व राशि में है और 7वें और 9वें नवांश में तो वो पुष्कर नवांश में। इसका जो 7वां नवांश है वो शुक्र के पास है और 9वां नवांश जो है वो बृहस्पति के पास है। 9वां नवांश यहाँ वर्गोत्तम। जरा ध्यान कीजिए, ये पुष्कर वर्गोत्तम है। इसी तरीके से अर्धी तत्व राशि में 3रा और 5वां नवांश जो है वो पुष्कर नवांश। इस नवांश 3रे नवांश का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और 5वें नवांश का स्वामी शुक्र है। यहाँ 5वां नवांश वर्गोत्तम। अब चलते हैं एरी तत्व राशि पर। एरी तत्व राशि में यदि कोई ग्रह 6ठे और 8वें नवांश में है तो वो पुष्कर नवांश में। वहां स्वामित्व मिला है बृहस्पति को और शुक्र को। यहां पर 24 डिग्री पर पुष्करांश है, नवांश शुक्र का ही। जब कोई ग्रह जल तत्व राशि में है तो उसको पहला या 3रे नवांश में है तो वो पुष्कर नवांश है। और पहला जो नवांश है वो कैंसर का है, चंद्रमा स्वामित्व रखते हैं, और दूसरा बुध का है। इस टेबल के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि इसी में पुष्करांश और पुष्कर नवांश का गूढ़ मंत्र छिपा है। हमें पता है कि हर राशि में 9 नवांश होते हैं। इसी तरह 12 राशियों में 109 नवांश 108 नवांश मिलेंगे और प्रत्येक राशि में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 2-2 नवांश। इस तरीके से हमें 24 पुष्कर नवांश मिलते हैं।
इस 24 पुष्कर नवांश में से 18 पुष्कर नवांश का स्वामित्व शुक्र और बृहस्पति को मिला है और 6 पुष्कर नवांश का स्वामित्व बुध और चंद्रमा को मिला है। इनमें से कर्क का, वृषभ का और धनु का पुष्कर नवांश वर्गोत्तम मिलता है। ये जान लेने के बाद अब हम पुष्करांश पर चलते हैं। 12 पुष्करांश है, हर राशि में एक पुष्करांश है। जैसे अग्नि तत्व में 21, पृथ्वी तत्व में 14 डिग्री और वायु तत्व में 24 डिग्री और वाटरी तत्व में 7 डिग्री। ये जो 12 पुष्करांश है, इसमें से 8 का स्वामित्व शुक्र को मिला है और 3 का बुध को। यहां से हम शुक्र की इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि शुक्र का प्रत्येक पुष्कर नवांश में एक पुष्करांश है और हम जानते हैं कि शुक्र वर्ल्डली प्लेनेट है। ये सारे भौतिक सुख सुविधाओं का प्रदान करने वाला, प्रावधान करने वाला और उसकी प्राप्ति करने वाला ग्रह है। यह विलासिता का विकार है। इनफैक्ट मैं ऐसा समझता हूं, ये जो पुष्कर नवांश की शुभता है या पुष्कर नवांश की जो शुभता का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारी मनोकामना से संबंध रखता है। इसीलिए पुष्कर, अगर पुष्करांश देखें तो सबसे ज्यादा अच्छा दाता है, ये नरिश करता है। अब जो ग्रह पुष्कर नवांश में है या पुष्करांश में है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम किसी भी ग्रह का फल जो है उसकी दशा से देखते हैं। तो जो ग्रह पुष्कर नवांश में है या पुष्करांश में है, तो उसकी दशा में हम अच्छे फल की कामना कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम महर्षि पराशर के बताए हुए पुराने नियमों को मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करें। अब आप स्क्रीन हटा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो ग्रह पुष्कर नवांश में है वो अच्छे फल देता है। अब हमने पुष्करांश यानी कि जिसका अंशों से रिश्ता है, पुष्कर नवांश जिसका अगेन लॉन्गिट्यूड या अंशों से रिश्ता है, इस बीच में हमने पुष्कर को छोड़ दिया। शुरू में हालांकि राजदीप जी ने पुष्कर के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की थी। तो पुष्कर का जो मूल अर्थ है वो हमारा ध्यान को आकर्षित करता है। पुष्कर का मतलब है जो प्रदान करता है, जो पोषण करता है, जो पूरा करने वाला है। यह पानी का, इसका रिश्ता पानी से है। ये पानी का बड़ा कुंड है, नदी है, जलाशय है, कमल है, नित्य कला है। यह विष्णु का एक रूप है। पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में 7 लोकों में से एक लोक है। हमारे सौर जगत में पुष्कर वह तारा है जो हमें ऊर्जा देता है। ऐसा भी कहा गया है कि पुष्कर जल में उत्पन्न होने वाला वह पौधा है जो अपने सुंदर फूलों से जाना जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस पुष्कर नवांश को अपनी डे टू डे एस्ट्रोलॉजी में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पुष्करांश या पुष्कर के बारे में जाने तो ये जानना जरूरी है कि ज्योतिष में इसका क्या संबंध है और कहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो महर्षि पराशर के बताए हुए नियम हैं किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, योगों पर देखें, भाव भावेश कारक पर देखें, दशा पर देखें, उनको हम नहीं भूलें। उनको मद्देनजर रखते हुए ही हम पुष्करांश का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो हम इसे बहुत जगह कुंडलियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आपको मूल रूप से 4-5 चीजों में जो डे टू डे में इस्तेमाल होती है उसमें बताऊंगा। सबसे पहला है प्रश्न। हम प्रश्न में इसका बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा, हम इसको मुहूर्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इसको हम जन्म कुंडली में भी, उसका विश्लेषण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, जिसका बहुत अच्छा इस्तेमाल रिलेशनशिप, अब ये रिलेशनशिप किसी भी तरह की हो सकती है, वाइफ हस्बैंड की हो सकती है, पार्टनर्स की हो सकती है, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं पहले प्रश्न के बारे में आपको बताता हूँ। ज्योतिष का जो बेसिक कॉन्सेप्ट महर्षि पाराशर ने दिया किसी भी चीज को देखने के लिए, वो भाव भावेश कारक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अब किसी प्रश्न कुंडली को भी हम उसी तरीके से एनालाइज करेंगे। उस कुंडली का लग्न देखेंगे, उस कुंडली का लग्नेश देखेंगे और उस कुंडली का कार्येश देखेंगे, किससे प्रश्न संबंधित है। सपोज शादी के संबंध में कोई प्रश्न किया गया, तो अगर लग्न आपका पुष्कर नवांश में या पुष्करांश डिग्री पर उदय हुआ है, सप्तमेश आपका पुष्कर नवांश में या पुष्करांश डिग्री पर है, शुक्र जो कारक है शादी का अगर पुष्करांश में है, तो निश्चित ही यह कार्य सिद्धि की तरफ लेकर जाएगा। इसका मतलब जो आपके मन में प्रश्न है उसका सीधा सीधा वो प्रश्न सिद्ध होने वाला है, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, मैं आपको प्रैक्टिकली यूज करके बताऊंगा। मुहूर्त में, मुहूर्त में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताने से पहले मैं सबसे पहले जोशी जी को प्रणाम करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा बेहतर कोई मुहूर्त मेरी जान पहचान में कोई जानता है। देखिए, मुहूर्त को जानने के लिए सबसे पहले ये जाने कि दिन में 12 लग्न उदय होते हैं, 12 राशियां उदय होती हैं, और हर राशि में 2 नवांश है। इसका मतलब 24 पुष्कर नवांश एक दिन में उदय होंगे। इसका मतलब हर घंटे में एक पुष्कर नवांश मिल रहा है और हर 2 घंटे में एक पुष्करांश मिल रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक बार मैं कोई मुहूर्त निकाल रहा था, तो दिन तो बहुत अच्छा चूज कर लिया, लग्न की शुद्धि करने में मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी। बहुत महत्वाकांक्षी सज्जन का कोई बिटिया का विवाह था, तो मैंने जोशी जी को रिंग किया। उन्होंने कहा शाम के वक्त वृषभ में वर्गोत्तम पुष्कर नवांश होगा, वो दे दीजिए। मैंने डिट्टो दिया और शादी बहुत अच्छे से चल रही, 10 साल पुरानी बात है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लग्न शुद्धि में यूज करेंगे मुहूर्त में। हमेशा मुहूर्त में लोगों को ये तकलीफ होती है ज्योतिषियों को कि लग्न की शुद्धि नहीं मिलती, क्योंकि प्लेनेट को हम किसी भाव से हटा नहीं सकते उस दिन गोचर में। तो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव मिलता है कि हम लग्न की शुद्धि पुष्कर नवांश से या पुष्करांश से करें। इसका हम इस्तेमाल शॉर्ट टाइम मुहूर्त में भी दे सकते हैं। सपोज किसी को कल नौकरी ज्वाइन करनी, और हमें पता है कि नौकरी ज्वाइन करने के लिए फिक्स नक्षत्र होने चाहिए, और फिक्स नक्षत्र आने में 7 दिन है अभी। तो हम उसको पुष्कर नवांश में, किसी भी लग्न में, फिक्स्ड लग्न में, पुष्कर नवांश में या वर्गोत्तम नवांश में ज्वाइन करा सकते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, पाराशर लिख के गए। अगला इसका इस्तेमाल है रिलेशनशिप में। इसको जरा ध्यान से समझने की बात है। देखिए, रिलेशनशिप मैं वाइफ हस्बैंड के बारे में कहूंगा, बाकी सब सेकेंडरी है और उसी के आधार पर चीजें समझी जा सकती है। रिलेशनशिप जो है वो मेजरली डिपेंड करती है चंद्रमा पर और शुक्र पर, क्योंकि चंद्रमा मन है और शुक्र कारक है विवाह का। अब अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो जो चंद्रमा है वो सुख का कारक है, चतुर्थ भाव का कारक है, वो चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। इसी तरीके से अगर हम देखें, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी भी है और सप्तम भाव का कारक भी है। अब अगर किसी की कुंडली में या किसी 2 का हम मिलान कर रहे हैं और दोनों की कुंडली में ये 2 ग्रह पुष्कर नवांश में बैठे हैं, तो उनकी रिलेशनशिप या कंपेटेबिलिटी अच्छी क्यों नहीं हो? बिल्कुल होगी। अब इसको विपरीत तरीके से समझाता, शुक्र शादी का कारक है,
जब शुक्र नीच का होता है तो इसका मतलब उसके साथ वो वीकनेस से एसोसिएटेड है, कमजोर है। जब भी आप पंडित जी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इनका शुक्र वीक है क्योंकि नीच का है, और कन्या में नीच का होता है। अब यही शुक्र अगर कन्या में 14 डिग्री पर हो तो वो पुष्करांश में है। तो पुष्करांश में होने से जो उस शुक्र को शुभता मिली है वो शुक्र को नरिश करेगी और उसकी अच्छी रिलेशनशिप बनाने में मदद करेगी। इसी तरीके से चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में। अगर चंद्रमा नीच के है तो निश्चित ही मन कमजोर है, कंपेटेबिलिटी कमजोर होगी, आदमी की लाइफ में डिटैचमेंट हो सकता है, सुख कम महसूस करेगा क्योंकि चंद्रमा वीक है। अगर यही चंद्रमा 7 डिग्री पर वृश्चिक में है तो ये पुष्करांश में है। पुष्करांश में होने की वजह से जो शुभता चंद्रमा के अंदर आएगी वो कंपेटेबिलिटी में उसकी मदद करेगी, सारी इमोशनल कंपेटेबिलिटी में उसकी मदद करेगी, डिटैचमेंट में नहीं। इसी तरीके से हम कुंडली मिलान में दो व्यक्तियों की कुंडली जिनकी मिलाई जा रही है, एक का लग्नेश अगर दूसरे की कुंडली में पुष्कर नवांश में हो और दूसरे का लग्नेश पहले की कुंडली में पुष्कर नवांश में हो तो अत्यधिक शुभ है। यही कॉन्सेप्ट हम चंद्रमा पर भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्री जातक की कुंडली में बृहस्पति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है जो उसे पति का सुख और बच्चे का सुख देते। मेरे ऐसा कहने से ऐसा न समझिए कि मैंने ऐसा कहा है कि बृहस्पति पति का कारक होता है, ऐसा मैं बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा। बृहस्पति उसे सुख देता है क्योंकि बृहस्पति विजडम का कारक है, उसकी ब्लेसिंग से पुत्र और पति का प्यार मिलता है। अगर किसी स्त्री जातक की कुंडली में बृहस्पति पुष्करांश या पुष्कर नवांश में हो तो उसको उससे फायदा हो। अब इसको जन्म कुंडली में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो मेन है जन्म कुंडली में इस्तेमाल करने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले महर्षि पराशर के बनाए हुए नियमों को जाने। भाव भावेश कारक कितने योग कुंडली में, किसकी दशा है, देश काल पात्र समझे। उसके बाद ये पता लगाएं कि इनका लग्न लग्नेश कितने ग्रह पुष्कर नवांश में है, फिर उस पुष्कर नवांश को इनसे जोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर कुंडली वीक है, पर कुंडली का लग्नेश नवमेश या फिर दशमेश पुष्करांश या पुष्कर नवांश में, तो कुंडली के जो फल हैं वो बदल जाएंगे, कुंडली के फल बिल्कुल बदल जाएंगे। इसका मतलब जो ग्रह लग्नेश या दशमेश या नवमेश उसका पुष्कर नवांश में है, पुष्कर नवांश की शुभता से उस प्लेनेट को अच्छा कार्य करने की गाइडेंस मिलेगी और कुंडली के फल बदल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर कोई ग्रह यदि जन्म कुंडली में उच्च का बैठा है और नवांश में नीच का हुआ है, ऐसे भी उदाहरण मिले। और हमने ये जाना है कि नवांश में हम एक ग्रह का बल देखते हैं, जन्म कुंडली में उच्च का है और नवांश में नीच का है, तो निश्चित ही पराशर लिखते हैं कि पूरी दशा में अच्छे फल की कामना नहीं कर सकते। हो सकता है शुरू में उन्हें अच्छे फल मिले, पर चूंकि हम किसी भी ग्रह का बल नवांश में देखते हैं और नवांश में वीक है तो पूरी दशा में अच्छे फल की कामना नहीं कर सकते। अब उदाहरण के तौर पर मान लिया सूर्य को मेष राशि में रखें, मेष राशि में उच्च के होते हैं, सपोज वो 21 डिग्री के, और शुक्र को मीन राशि में रखें, उच्च के हैं और वो 7 डिग्री में। नवांश में 21 डिग्री में सूर्य नीच के हो जाएंगे, तुला में चले जाएंगे, और शुक्र 7 डिग्री पर अगर पाइसेस में रखेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। पर चूंकि वो पुष्करांश से या पुष्कर भाग में बैठे हैं तो जो वीकनेस है नवांश में नीचता की वजह से वो उसको ओवरराइड कर देंगे
और हम अच्छे फल की कामना कर सकते हैं। इसी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को हम दशा से भी यूज कर सकते हैं। अगर दशानाथ राजयोग में है, पुष्कर नवांश में है, तो निश्चित ही हम अच्छे फल की कामना कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम गोचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपसे कुछ क्वेरीज थी सर, अगर इफ यू अलाउ मी तो मैं आपसे थोड़ा सा बात कर जी सकता हूँ। जैसा हम लोग पहले बहुत दुविधा में रहते थे कि पुष्करांश, पुष्कर भाग और पुष्कर नवांश में क्या जी यूटिलिटी और किसकी क्या वैल्यूएशन है, वो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इनफैक्ट जो दर्शक देख रहे हैं उनके अलावा हम लोग भी बहुत ज्यादा अपने आप में इस विषय को बड़ी गंभीरता से और मतलब बहुत हमारे लिए भी बहुत वैल्यूएबल है इंफॉर्मेशन। एंड जैसे कि प्लैनेट्स को कैसे पुष्कर नवांश में अगर वो प्लेस्ड है तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस और कैसे वो यूज होंगे, आपने बहुत ही अच्छा बताया। और जो कि एक हमेशा दुविधा रहती है एक ज्योतिषी के लिए प्रिडिक्शन करते वक्त कि कुंडली में तो सब कुछ ठीक दिख रहा है लेकिन प्रिडिक्शन ठीक नहीं आ रही है। तो आज वो राज का भी खुलासा हुआ कि अगर ग्रह पुष्कर नवांश पुष्कर भाग में पुष्करांश में है तो उसकी नीचता भी नीच फल ना देते हुए उसके अंदर वैल्यूबल उससे इम्पैक्ट मिलता है। जी जी तो वी आर ग्रेटफुल सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमको मिली। और डे टू डे प्रिडिक्शन में, एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे यूज किया जाए सर, प्लीज कंटिन्यू। और मैं इस आपके ज्ञान के सागर को हम सुनते रहना चाहते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स भी देके बताएं सर प्लीज। ठीक है। आप एक कुंडली अमिताभ बच्चन की लगाइए, मैंने उस पर कुछ, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा उससे। देखिए आपके सम्मुख ये जो कुंडली है ये अमिताभ बच्चन की है। इन शख्स के बारे में मैं ही नहीं सारा विश्व जानता है। ये हीरो ऑफ द मिलेनियम है, महानायक है। 1997, 1998, 1999 में इन्हें एक कंपनी में भारी लॉसेस हुए और तकरीबन कंट्री के सारे ही ज्योतिषियों ने ये बताया कि अब अमिताभ बच्चन का कैरियर खत्म है, अमिताभ बच्चन का कैरियर समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो बैंक करप्ट हो गए थे। यहां तक कि कुछ ने तो जेल जाने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। अकेले एक ज्योतिषी ऐसे थे, आई फील प्राउड बाई टेलिंग एवरीवन, के.एन. राव सर, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि अमिताभ बच्चन दोबारा से राइज करेंगे और फिर लाइफ भर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और आप सभी देख रहे हैं, ये उनकी भविष्यवाणी 16 आने सत्य हुई। कारण मैं समझाता हूं। अमिताभ बच्चन की कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो उनको कभी खड्डे में जाने नहीं देगा, वो है बृहस्पति। ध्यान से देखिए, बृहस्पति उच्च के हैं, वर्गोत्तम है, पुष्कर नवांश में है, वो भी वर्गोत्तम पुष्कर नवांश, गजकेसरी योग में है, अमला योग में है। इस बृहस्पति का रिश्ता 10वें घर से है। इस बृहस्पति का रिश्ता नवांश में भी 10वें घर में। अमिताभ बच्चन के 2 ग्रह पुष्कर नवांश में हैं, बृहस्पति और शुक्र। हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन 2 चीज के लिए जाने जाते हैं, एक तो अपनी एक्टिंग के लिए, दूसरा अपनी वाणी के लिए। मैं ऐसा समझता हूं कि एक्टिंग से ज्यादा वो वाणी से ज्यादा प्रसिद्ध है। कारण बताता हूं। दूसरा घर वाणी का है। एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में मैंने बताया, बृहस्पति, जो उनके दूसरे घर को देखता है, वो भी नवम दृष्टि से। दूसरा जो वाणी का कारक है, बुध, वो भी उच्च का है, वो भी उनके दूसरे घर को देखता है। तीसरा एक ऐसा ग्रह है शुक्र, जो पुष्कर नवांश में है, वो भी उनके दूसरे घर को देखता है।
उनके ये जो दो ग्रह पुष्कर नवांश में है, शुक्र और बृहस्पति, ये दोनों के दोनों ही नेटल कुंडली में और नवांश में दोनों जगह इनके दूसरे भाव को देखते हैं। और बृहस्पति जैसा ग्रह दोनों ही जगह दूसरे घर को और 10वें घर को देखता है, इसलिए उनके कार्य पर भी विजडम है। जब राव साहब ने ये भविष्यवाणी की तो बुध में राहु की दशा आई। बुध में राहु की दशा में अमिताभ बच्चन को बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर आना हुआ। उन्हें कौन बनेगा करोड़पति का असाइनमेंट मिला। जब ये असाइनमेंट मिला तो किसी को पता नहीं था कि ये इतना राइज कर जाएंगे इससे। जब अमिताभ बच्चन दूसरा एपिसोड कंप्लीट कर रहे थे और उसके बाद जब बुध में बृहस्पति की दशा आई तो उनको 200 एपिसोड की बुकिंग मिल गई। ये पुष्कर नवांश या पुष्कर नवांश के प्लेनेट का फल है, क्योंकि बृहस्पति उनके दूसरे भाव को देखता है, नेटल कुंडली में भी और नवांश कुंडली में भी। और उसके बाद से अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक और कुंडली के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं, वो एनटी रामाराव साहब की है। आप सभी इनसे भी परिचित हैं। एनटी रामाराव जी फिल्मों में काम करते थे, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थी। ये एक डायरेक्टर रहे हैं, ये एक एक्टर रहे हैं, ये एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं। एनटी रामाराव जी का लग्न चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, बुध, केतु, ये सभी पुष्कर नवांश में। अगर हम इनकी कुंडली को ध्यान से देखें, पहले मैं इनकी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता हूँ। राव साहब कहते हैं यदि किसी कुंडली में तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां भाव लग्न से संबंध रखता हो तो वो आदमी अच्छा पॉलिटिशियन होता है और मासेस में जाना जाता है, उसकी अच्छी फैन फॉलोइंग होती है। इनकी कुंडली में तृतीयेश और षष्ठेश बृहस्पति हैं जो इनके लग्न में बैठे हैं और दशमेश के साथ युति करके बैठे। इनका दशमेश चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही पुष्कर नवांश में है और जहां बैठे हैं वो लग्न भी पुष्कर नवांश में। लग्न को लग्नेश देखता है शुक्र। अब पंचमेश और सप्तमेश का रिश्ता देखें तो पंचमेश सप्तमेश को देखता है। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने केतु मरकरी की दशा में। ये दोनों ही पुष्कर नवांश में हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 1968 में, जब इनकी दशा बुध में चंद्रमा की थी। ये दोनों प्लेनेट भी पुष्कर नवांश में थे। आप देख रहे हैं जब जब पुष्कर नवांश के प्लेनेट की दशा आती है तो आदमी को कितना सम्मान मिलता है। यहां से एक चीज कंक्लूड करते हैं कि जिसका लग्न पुष्कर नवांश में है या ज्यादा पुष्कर नवांश के ग्रहों से कनेक्शन रखते हैं तो वो आदमी फेमस है। अगली कुंडली माननीय प्रधानमंत्री जी लेट विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की है। इनके बारे में भी हम सभी लोग जानते हैं। इनका भी बृहस्पति और शनि पुष्कर नवांश में। इनका भी बृहस्पति वर्गोत्तम है और पुष्कर नवांश में, जैसे अमिताभ बच्चन जी का था। दूसरा प्लेनेट है इनका शनि। ये कुंडली पहली दो कुंडलियों से थोड़ा सा अलग है। जब बृहस्पति की दशा मिली जो पुष्कर नवांश में था, इन्होंने अपनी अच्छी एजुकेशन की और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट बने। शनि की दशा शुरू होने के बाद इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ।
पॉलिटिकल कैरियर में राइज करते हुए बुध में शुक्र की दशा में ये प्रधानमंत्री बन गए। अब जरा ध्यान से देखिए, शनि पुष्कर नवांश में है, जन्म कुंडली को महादशा नाथ को बुध को देखता है। नवांश में शनि शुक्र को देखता है जो अंतरदशा नाथ है। प्रधानमंत्री तो बन गए। शनि एक बैड प्लेनेट है इस लगन के लिए, पर वो पुष्कर नवांश में है। यही शनि जन्म कुंडली में सूर्य को भी देखता है। अब अगर नवांश में जाए तो नवांश में सूर्य के साथ बैठा। यही नहीं, वो नवांश में चंद्रमा और राहु केतु के साथ भी है। इसीलिए जब शुक्र की अंतरदशा के बाद सूर्य की दशा आई, जो नवांश में चंद्रमा और राहु केतु एक्सिस में हैं, इन्होंने मंडल कमीशन लॉन्च किया, जो कि एक गलत डिसीजन साबित हुआ और इनको स्टेप डाउन करना पड़ा। इसका अर्थ है ए बैड प्लेनेट इन पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश में बैठे हुए ग्रह शनि ने प्रधानमंत्री तो बना दिया, पर जैसा कि महर्षि पराशर ने लिखा है, कर्क लगन के लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं है, और वही साबित हुआ। सूर्य के ऊपर शनि की एफ्लिक्शन ने उनको ये नुकसान पहुंचाया। एक और कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। हमारे देश की आजादी में इनका जो योगदान है। महात्मा गांधी जी के शुक्र, मंगल, केतु और बृहस्पति पुष्कर नवांश में है। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो महात्मा गांधी जी की दशा थी बृहस्पति में केतु। दोनों ही पुष्कर नवांश में हैं। आजादी इससे पहले भी मिल सकती थी। ध्यान कीजिए कि लग्न से केतु जो अंतरदशा नाथ है वो चतुर्थ भाव में है, जो मंगल और शनि से पीड़ित है। अब अगर महादशा नाथ से देखें बृहस्पति से, तो केतु दशम में है, जिसको फिर से मंगल और शनि देखते हैं। शायद इसी वजह से महात्मा गांधी जी अपने घर टिक नहीं पाए, इधर उधर पलायन ही करते रहे, सत्याग्रह करते रहे, कभी साउथ अफ्रीका, कभी इंडिया, कभी कहीं। ये जो चौथा घर महात्मा गांधी जी का है, जब वो फादर ऑफ नेशन थे, तो ये भारत का चौथा घर है मेरे हिसाब से। आजादी के समय उसके ऊपर इतनी पीड़ा थी कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, कंट्री का, घर का डिवीजन हो गया। बृहस्पति में केतु के बाद दशा आती है शुक्र की। पाराशर लिखते हैं बृहस्पति में शुक्र की दशा एक पिक्यूलियर दशा है। ये देवासुर संग्राम है। ये पता लगाना मुश्किल है कि देवता का नुकसान होगा या असुर का नुकसान होगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बृहस्पति में केतु की दशा में जब आजादी मिली, उसके बाद गांधी जी का कार्य समाप्त हुआ और बृहस्पति और शुक्र की दशा में वो इस दुनिया से पलायन कर गए। ऐसा माना जाता है, राव साहब भी कहते हैं कि बृहस्पति और शुक्र की दशा में कुछ फायदा हो जाने के बाद लाइफ में कोई परमानेंट लॉस हो सकता है। ऐसा ही एग्जैक्टली महात्मा गांधी जी के साथ हुआ। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुंडली आपके श्री पुष्कर नवांश को समझाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी हम सब जानते हैं। वो एक अच्छे राइटर थे, एक अच्छे पोएट थे, एक अच्छे म्यूजिशियन थे। नेशनल एंथम इन्होंने हमें दिया है,
इनका शुक्र और केतु पुष्कर नवांश में। जिस जिस एक्टिविटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी पारंगत थे वो सभी शुक्र और मरकरी से आती, दूसरे और तीसरे घर के मिलन से आती। इनकी कुंडली में देखिए, जो तीसरे घर का स्वामी है शुक्र, वो पुष्कर नवांश में, और बुध से युति की है दूसरे घर में, जो राइटिंग्स का है। सूर्य के साथ युति की है, जो प्लैनेट ऑफ फेम है। यही नहीं, जो शुक्र है, हम अब उसे नवांश में भी देखें तो भी वो दूसरे घर को देखता है, तीसरे घर का स्वामी। कॉम्बिनेशन रिपीट होता है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला मून और वीनस की दशा में, शुक्र इनका पुष्कर नवांश में। अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इसको एस्ट्रोलॉजी में अपने एक्सपीरियंस से कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का भी लग्न भाव का मध्य पुष्करांश या पुष्कर नवांश में पड़ता है तो वो आदमी फेमस हो सकता है। अगर चतुर्थ का भाव मध्य या चतुर्थेश पुष्कर नवांश में पड़ता है तो ये सिंहासन पाने के लिए, किसी भी चीज की परमानेंसी में, आपके घर के सुख के लिए, पावर के लिए, सीट के लिए अच्छा है। अगर हम शुभ ग्रहों का गोचर देखें और वो पुष्कर नवांश में जब गोचर करते हैं किसी अच्छे घर में, तो उस घर से संबंधित अच्छे फल की कामना की जा सकती है। इसी तरीके से अगर त्रिकोण के स्वामी या दशम भाव का स्वामी पुष्कर नवांश में है तो उसकी दशा में आपकी तरक्की हो सकती है। अगर कोई पुष्कर नवांश का ग्रह किसी योग में सम्मिलित हुआ है तो उसकी दशा में निश्चित ही अच्छे फल मिलेंगे। यदि कोई ग्रह वीक है पर नवांश में स्ट्रांग हो गया है और पुष्कर नवांश में है तो उसकी दशा में भी अच्छे फल की कामना की जा सकती है। अब कुछ त्रिक भाव से संबंधित बात करते हैं। छठा और आठवां भाव, अगर उनका स्वामी पुष्कर नवांश में है तो आदमी छठे और आठवें के संबंधित कुछ रिस्की एक्शन ले सकता है। अब इसी चीज को गोचर में भी देख सकते हैं। यदि छठे और आठवें भाव का स्वामी पुष्कर नवांश में गोचर करता है तो हमें उस व्यक्ति को एडवाइस करना चाहिए कि छठे और आठवें घर की सिग्निफिकेशंस या उनके कार्य तत्व के संबंध में कार्य करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर 7.5 के रूप में खराब माना जाता है। इसी तरीके से जब शनि का गोचर चंद्रमा से चतुर्थ में हो तो खराब माना जाता है। इसी तरीके से शनि का गोचर जब चंद्रमा से अष्टम हो तो अष्टम शनि खराब माना जाता है। जब शनि का गोचर इन स्थान पर हो और पुष्कर नवांश में हो या पुष्करांश डिग्री पर हो, आप उस समय के रिजल्ट्स को देखिए तो आपको उसमें कुछ ना कुछ शुभता मिलेगी, कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ मिलेगा। इसका मतलब वी शुड वॉच द पीरियड ऑफ सैटर्न when it is transiting in the Pushkar Navash in respect of any house or any planet. यदि आपका सप्तमेश पुष्कर नवांश में है, सप्तम भाव से पद प्राप्ति आती है, आपके स्पाउस आते हैं और नवांश में भी किसी अच्छे भाव से संबंध रखता है तो आपकी अच्छी पब्लिक इमेज होगी और उसकी दशा में आपकी तरक्की हो सकती है, आपका पार्टनर अच्छा होगा। इसके अलावा कोई आपका प्रश्न है? केवल समय की मर्यादा है कि मतलब हम अपने शो को थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं तो निशब्द होकर हम मतलब हमारे पास नहीं है शब्द हम इस विषय को कितना गहराई से समझ सके हैं। और एक धारणा जो आज
सभी लोगों की, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनकी तो एक धारणा तो जरूर आज क्लियर हुई होगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रह अगर नीचस्थ है तो वो खराब ही होगा। इस पुष्कर नवांश की गणना के बाद ये तो सिद्ध सूत्र हुआ कि अगर ग्रह नीचस्थ राशि में है तो जरूरी नहीं है वो हमेशा खराब होगा, वो अच्छे फल भी दे सकता है। और उससे और अच्छा कैसे किया जा सकता है ये उसकी कुंडली और सारी चीजों में समझा जा सकता है। आज इस विषय को हम ये समझ पाए हैं कि अगर थोड़ा सा इस पे और हम काम करें, पुष्कर नवांश के ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च या और गहन अध्ययन किया जाए, तो प्रश्न, मुहूर्त, रिलेशनशिप और जो एक तरह का जिसको कहते हैं कि विवाह, इन विषयों को और अधिक गहराई से जानकर किसी प्रेडिक्शंस या ज्योतिषीय गणना में हम भविष्य के बारे में और अधिक जान सकते हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तरुण जी की तरफ से, धर्मनारायण शर्मा जी की तरफ से आपका धन्यवाद है सर कि आपने हमें इतना महत्वपूर्ण समय और इतना गूढ़ विषय केवल 30 और 35 मिनट में बताया। हम इस विषय पर एक बार दोबारा से एडवांस में चर्चा करेंगे और आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।